नमस्कार। पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए हम बालाघाट ज़िले वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि ये जो शख्सियत है इन्होंने ज़िला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। और ऐसी शख्सियत से आज मुझे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये वास्तव में इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। हमारे बीच एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन, सब कुछ सीएमडी या चाहे जो बोल रहे हैं उनके मालिक प्रदीप गुप्ता जी मेरे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बालाघाट के इस पद्मेश 24/7 के स्टूडियो। धन्यवाद जी। आप बालाघाट ज़िले के वारासिनी नगर से आपकी पैदाइश है और आपके पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उस परिवार से आप बिलोंग करते हैं। गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी आज एक्सिस माई इंडिया के जो आप मालिक हैं और एक्सिस माई इंडिया हम सब जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जब मतदान हो जाता है, उसके बाद जब मतगणना होने को रहती है, उसके पहले हमें टीवी चैनलों पर प्रदीप गुप्ता जी का चेहरा काफ़ी दिखाई देता है और चुनाव परिणाम तो बाद में आते हैं, किंतु ये पिटारा प्रदीप गुप्ता जी पहले ही खोल देते हैं कि कौन लीड लेगा, कौन आगे आएगा, कौन पीछे जाएगा। इसमें इनको महारत हासिल है और शायद मेरे ख्याल से 90% आपका जो रिज़ल्ट रहता है वो सक्सेस रहता है। शायद 2-3 परिणाम ही आपके शायद जो पीछे गए हैं। सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी आपसे ये चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है बालाघाट के वारासिनी जैसे छोटे से शहर से निकलकर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक के आप गए, वहाँ भी पढ़ाई की और जहाँ आपने पढ़ा है वहाँ पे अब आपको पढ़ाया जाता है, मतलब आपके विषय को पढ़ाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे चाहूँगा कि आप बालाघाट से निकलकर, वाराणसी से निकलकर आप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँचे? देखिए, मैं पहले अपने पेरेंट्स की बात करना चाहूँगा कि जो पिताजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे, राइटर थे। तो एक पोएट राइटर का सपना होता है कि अपने खुद की प्रेस होनी चाहिए, अपना खुद का मीडिया हाउस होना चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो मेरी एजुकेशन है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में करवाई जबलपुर में, विथ क्लियर कट विज़न कि एक दिन अपनी प्रेस होगी और मीडिया हाउस होगा। और उस हिसाब से फिर बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े मीडिया समूह के साथ तुमने काम करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो मेरा सिलेक्शन जो है इंडिया टुडे ग्रुप के थॉमसन प्रेस में हुआ, जहाँ पर कि मैं इंडिया टुडे ग्रुप की जो आज तक चैनल के नाम से जाना जाता है वो इंडिया टुडे ग्रुप का ही है। उस समय चैनल नहीं होते थे, मैगज़ीन होती थी। तो उसमें 4 साल काम किया। उसके बाद मीडिया में काम करना है या आगे बढ़ना है तो उसमें एडवर्टाइजिंग एक उसका अभिन्न अंग होता है। तो 5 साल फिर मैंने बॉम्बे के अंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया और उसके बाद जो पिताजी का एक विज़न था, सपना था कि खुद की प्रेस होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर बाद में अपना काम शुरू किया। और उस समय उन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग का ग्रेजुएशन करने के लिए तुमने लंदन जाना चाहिए। तो जब डिप्लोमा हुआ जबलपुर में तो उसके बाद कोशिश की, पैसे तो थे नहीं, तो सरकारी छात्रवृत्ति, लेकिन पता चला सरकारी छात्रवृत्ति केवल एससी के लिए ही रिज़र्व थी, तो वो रह गया उस समय। तो उसके बाद जब ये स्थिति आई कि विदेश में जाके खुद के पैसे से खर्च कर सके और टाइम समय निकाल सके, तो फिर बाद में जाके हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की 2013, 14 और 15 में। और उसके बाद जब लोकसभा 19 के नतीजे आए और जो हमारे एग्ज़िट पोल के रिजल्ट थे वो पूरे के पूरे देश के, पूरे के पूरे प्रदेश के वोट शेयर और सीट शेयर बिल्कुल हूबहू मैचिंग था। तो उसके चलते हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उसको नाम दिया कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हो नहीं सकता था, तो उसका नाम दिया उन्होंने ऑपरेशनल मिराकल। और उसके चलते कि आप ऐसा क्या करते हो जिसके चलते
उन्होंने केस स्टडी का मतलब होता है एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पढ़ाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि केस स्टडी मेथड से ही पढ़ाई होती है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। तो आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का मतलब ये है कि देश और विदेश की जितनी भी बड़ी हस्तियां, चाहे फेसबुक के जुकरबर्ग हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, इंडिया की बात कर लें तो रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, सभी के सभी लोग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो हार्वर्ड, कहीं भी विश्व में यदि पढ़ाई की बात होगी हार्वर्ड का नाम नहीं आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उन्होंने केस स्टडी की। तो इस तरह से सारी की सारी जर्नी जो है वो वाराणसी यूनि से चालू होके, बट इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये है कि मेरा पालन पोषण जो है, मुझे जो बड़ा किया है, वो जब मैं 8 महीने का था तो पिताजी ने बुआ जी को दे दिया, और जब उस समय बुआ और फूफा जी की जो उम्र थी वो 62 साल और 69 ईयर्स थी। तो बड़ी बात उसके अंदर ये थी कि एक माँ या पिताजी जनरली 25, 30, 35 साल के होके पालन पोषण करें बच्चे का, और एक यदि 62 और 70 साल का व्यक्ति कोई पालन पोषण करे, उसमें मेरे हिसाब से जो मेरी स्टडी कहती है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं इसमें? मतलब जैसे आज जो बच्चों को पढ़ाते हैं 35-40 साल के जो उनके पेरेंट्स हैं, और जो आप 70 साल के पेरेंट्स से आपने सीखा, तो इसमें क्या अंतर है? अंतर किसी भी एजुकेशन का जो है, कोई भी एजुकेशन हो, मेरा ऐसा मानना है, जब हार्वर्ड में भी हमने स्टडी की तो वहाँ पे केवल, कहीं पे भी कोई भी एजुकेशन है, केवल 2 चीज़ का मतलब होता है एजुकेशन में। एक होता है कि हाउ टू थिंक, आपने किसी भी विषय को लेके सोचना कैसे है, और दूसरा होता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ का निर्माण किया जाए। यानी कि आप पूरी जो ज़िंदगी होती है किसी की भी, आप कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो आपने कहा कि विभिन्न एज ग्रुप के माँ बाप में क्या अंतर है, देखिए एजुकेशन ही आपका सब कुछ है, जो आपकी एजुकेशन है। स्कूल के अंदर जो एजुकेशन होती है वो अमुक सब्जेक्ट की होती है, कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट हैं। लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल होता है, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो घर का जो, इसको आप कहते हैं संस्कार कह लीजिए, वो एक्चुअली एजुकेशन ही होती है, एजुकेशन का ही एक पार्ट होती है। तो जो उस ज़माने के, यानी कि फूफा जी की बात करें तो वो 1900 की पैदाइश थे, तो उस समय के जो वैल्यू सिस्टम होते हैं, जो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन में डिसिप्लिन, तो उस समय के जो डिसिप्लिन होते थे उसका कोई मुकाबला नहीं था। जो मैं आज देखता हूँ कि उस समय जब वो कहते थे टाइम को लेके, या इतने बजे से इतने बजे तक ही ये चीज़ करनी है, ये करना है, ये नहीं करना है, और सब चीज़ें सीखनी है, और जो आज देखते हैं, तो मैं उस समय जो भी उन्होंने कुछ सिखाया, जो वैल्यू सिस्टम बताए, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, तो बुआ तो पापड़ बनाती थी और बस उसी से अपना काम करती थी। तो वो रात को यदि मुझे 3 बजे भी सो के उठना है पढ़ाई के लिए, तो वो 3 बजे तक पापड़ बेलेंगी, 3 बजे उठाएंगी, चाय पिलाएंगी, और वो पक्का करेंगी कि आप सो तो नहीं जा रहे हो। और फिर उसके लिए यदि आप कहीं खेलने के लिए गए और आपने बोला था मैं शाम को 7 बजे वापस आ जाऊँगा, 7 बजे नहीं आए, तो ये समझ लो कि बुआ जो है वो आपके ग्राउंड में आ जाएंगी, ये आपने कहा था 7 बजे आना है। आपको बुआ जी ने पाला क्या? जी, वो ऐसा है कि बुआ जी की चूंकि कोई संतान नहीं थी, तो इसके मेरे पहले भी 3 भाई हुए थे मेरे, तीनों को बुआ जी को दिया गया उनके बचपन से ही। बचपन से का मतलब है कि पैदा होने के तुरंत बाद से, तो तीनों की डेथ हो गई बचपन में, यानी एक की डेथ 2 महीने की, एक की डेथ 1 साल की, और एक की डेथ 5 साल की। उसके बावजूद भी जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी ने वो कन्विक्शन बराबर रखा और कहा कि नहीं, फिर भी बुआ ही पालेंगी, तो फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने दिया। मेरी मदर अच्छी खासी, पिताजी जो है मदर है आपकी? हैं अभी मदर नहीं, अभी मदर फादर नहीं है,
लेकिन मैं बताऊं मेरे जो बड़े भाई हैं वो 25 साल का फ़र्क है मेरे और उनके बीच में। तो जब भाभी घर पे आई थी जब मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मैं असल में कहता हूं कि मुझे एक नहीं 4 माँ ने पाला हुआ है। अच्छा, बहुत ही सौभाग्यशाली आप। हाँ, बुआ, भाभी, माँ और एक और बुआ जब मैं जबलपुर में गया तो वो भी बुआ थी, तो उन्होंने उसके बाद उस चीज़ को देख रेख। चारों के आपको संस्कार मिले, चारों के? हाँ, चारों के कह लीजिए। जब मैं एक समय ऐसा था कि हमारे घर के अंदर मेल मेंबर के अंदर केवल हम 2 थे, मैं और भतीजा, वो छोटा था, और करीब 14 लेडीज यानी कि फीमेल मेंबर घर के अंदर थे। 6 बेटियां बड़े भाई की। जवाबदारी फिर आप पे आई होगी जी, पिताजी के। आप पापड़ भी बेचते थे, पापड़ बेचने ही बालाघाट आया करते थे? हाँ, पापड़ ऐसा था कि मुझे कॉलेज में जाना था और अपनी स्कूल की फीस होती है, तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि 2-3 महीने ही थे हाथ के अंदर, तो 2-3 महीने में बालाघाट ज़िले और गोंदिया में जाके उसको पापड़ बेच के अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, ताकि आगे जाके पढ़ाई की फीस दी जा सके। आपकी बालाघाट की पढ़ाई 11वीं तक हुई होगी बालाघाट जिले में? वाराणसी में पढ़ाई 11वीं तक हुई, उसके बाद जबलपुर में। उसके बाद जबलपुर गए? जी। तो फिर वहाँ से फिर आप इंडिया टुडे में चले गए? जबलपुर के बाद इंडिया टुडे ग्रुप में, जैसे मैंने बताया, उसमें सारी मैगजीन्स होती थी इंडिया टुडे की, और जो एडिटर्स होते थे वो आज के जो बड़ी हस्तियां हैं वो लोग होते थे। वाराणसी में अभी आपके भैया भाभी हैं? जी, बड़े भाई भाभी अभी वाराणसी में रहते हैं। तो आप तो काफ़ी बिजी आपकी लाइफ है, तो उसमें आप बालाघाट आने के लिए समय साल में 1-2 बार तो निकाल ही लेते होंगे? जी, मैं ज़रूर निकाल लेता हूँ, बल्कि मैं जब से 11th की बात करूँ तो 36 साल हो गए वाराणसी को छोड़ के बाहर जाके, जबलपुर भी उसमें शामिल है। 36 में से मैं 34 साल तक जो है वाराणसी में सब परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए आया हूँ 34 बार, और पूरे 5 दिन मैं यहाँ पर रहता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आपकी मातृभूमि है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे आपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की बात की, तो बहुत सारी जगहों से बधाई आती है, सब आती है, तो जो असली एक जगह से जो जानते हैं मुझे शुरू से, अब बॉम्बे दिल्ली में रहते हैं तो लोगों को उतना वाक़या नहीं रहता, तो बोले प्रदीप यार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी हुई, सब हुई, ठीक है, बट किसी टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, अंबानी की केस स्टडी हो तो चलो तुम्हारी हो गई, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस केस स्टडी की, कि उसको जो लग रहा था, बोल रहा है मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाराणसी का गांव का लड़का अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में खड़े होकर ज्ञान दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शायद इंडिया के आप मतलब इंडिया के तो 1-2 शख्स होंगे जिनका पढ़ाया जाता होगा, है कोई शख्स की आप? 4-5 है। एक काफ़ी डे के जो सिद्धार्थ थे उनकी केस स्टडी थी, एक टाटा ग्रुप की, जब ताज होटल में 26/11 को हमला हुआ था, फिर ताज यानी टाटा ग्रुप ने उसको कैसे रिवाइव किया उसकी केस स्टडी है, और 3-4 एक बायजूस की केस स्टडी है, तो ऐसे 4-5 केस स्टडीज है। अगर ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ से आप पढ़े वहाँ आपकी मतलब आपके विषय को भी पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है एक तरह से, ये बड़ी बात है और जिले के लिए काफ़ी उपलब्धि वाली बात है। आपका जो संस्थान है माई एक्सिस इंडिया, तो इसके अंतर्गत आप एक तो एग्जिट पोल आपका एक चलता है, दूसरा आपके और 2-3 वर्क भी है इसमें शायद। एक एग्जिट पोल यानी आप ये देख लीजिए कि जो एक रिसर्च होती है ना, मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि आप कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी जो रिसर्च क्या है, हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हम जो ऑलरेडी व्याप्त है उसको जाके डिस्कवर करते हैं, चाहे चुनाव हो या कॉरपोरेट रिसर्च हो यानी ब्रांड की रिसर्च हो या सामाजिक रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो, वो सभी तरह की रिसर्च करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, विभिन्न विषयों पे उनकी राय जानते हैं और उसके हिसाब से उसका आकलन करके, स्टडी करके, एनालिसिस करके फाइंडिंग्स को जो है हमारे जो क्लाइंट होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। आपका एडवर्टाइजिंग का भी काम है उसमें, मीडिया का एडवर्टाइजिंग का, और एक कारपोरेट घराने के लिए भी आप स्टडी करते हैं, ऐसा कुछ है? जी, हम लोग जितने भी ब्रांड्स हैं कंट्री के अंदर करीब सभी के लिए ये काम करते हैं, और सबसे बड़े ब्रांड जो हैं हिंदुस्तान लीवर और पीएनजी, जिलेट, बहुत सारे करीब सभी के लिए जो है मार्केट रिसर्च का काम करते हैं, क्योंकि यदि आपको कोई भी बिजनेस करना है
तो ये जानना जरूरी है कि उसको पसंद करने वाले लोग कहाँ पर हैं, यानी कि किस ज्योग्राफी में है, किस डेमोग्राफी में है। डेमोग्राफी से तात्पर्य होता है जनसांख्यिकी। उसके अंदर जैसे ही आप देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को कि ये मार्केट रिसर्च होती क्या है और जनसांख्यिकी का क्या इससे लेना देना है। तो जितने चेहरे हैं उनकी उतने सबके अलग अलग पसंद और नापसंद है, जितने भी चेहरे हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले आप उसको ऐसे उठा के देखते हैं ये लड़का है कि लड़की है, तो सबसे पहले है जेंडर। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर देखते हैं अच्छा इसकी 3 साल की 5 साल की उम्र हो गई है तो इसको स्कूल भेजना चाहिए, तो वो हो गई एज ग्रुप। अलग अलग एज ग्रुप की सोच और पसंद अलग अलग होती है। जैसे ही एज हुई तो आपने देखा अच्छा अब ये क्या पढ़ता है, आप बोलते हैं ना कि इस फलानी क्लास में, तो वो हो गई एजुकेशन। जैसे ही एजुकेशन खत्म होने पे आई तो आप चले जाते हैं सीधे सीधे ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, क्या करता है भाई बच्चा, क्या करता है। उसके बाद जाते हैं आपकी अच्छा ऑक्यूपेशन ये है तो आप कमाते कितने, उसको कहते हैं इनकम ग्रुप। तो इसको कहते हैं जनसांख्यिकी। तो इसमें मतलब जैसे आप कारपोरेट के लिए काम करते हैं तो उसमें मतलब आप प्रोडक्ट का उनका लॉन्चिंग करवाते हैं या कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए ये बताते हैं, या प्रोडक्ट के बारे में आम राय क्या है ये बताते हैं? सभी तरह की चीज़ें करते हैं। 1-2-3 एग्जाम्पल मैं छोटे छोटे देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। और एक होता है मार्केट साइजिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट को आपको यदि लॉन्च करना हो कहीं पे भी। एक हमारे पास अमेरिका की कंपनी थी, उसका काम था, दवाई बनाती है वो, उसकी दवाई का काम था कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसके अंदर एक डिजीज़ होती है जिससे पूरी की पूरी मुर्गियां मर जाती है जितनी फ्लोर पे होती है, बड़ी कॉमन डिजीज़ है। तो वो उसका सलूशन लेके आना चाहते थे इंडिया के अंदर। और वो ऐसा था कि यदि फर्श के ऊपर जहाँ मुर्गी रखी जाती है वो लगा दिया जाए लेप तो वो डिजीज़ नहीं आएगी। तो उनका क्वेश्चन ये था कि इंडिया के अंदर पोल्ट्री फार्म का कितना बड़ा मार्केट है, उसमें से दवाई खरीदने का कितना मार्केट है, उसके बाद जो है वो दवाई किस कीमत पे बिकती है, और अभी जो बेचते हैं कंपटीशन क्या है। तो एक हो गया मार्केट साइज, दूसरा हो गया उसकी प्राइसिंग, तीसरा हो गया कंपटीशन कि उनके आगे क्या हम टिक पाएंगे, क्योंकि हम अमेरिका से आ रहे हैं तो नेचुरली नए होंगे। दूसरी बात है हमारी कीमत ज़्यादा होगी। तो हमने ये लॉन्च करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका, तो हमने पूरे के पूरे कंट्री में बड़े बड़े जो हब्स हैं, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये पोल्ट्री के बड़े बड़े हब्स हैं। तो इसके हुआ मतलब पोल्ट्री मैनेजमेंट वाले जो फॉर्म्स हैं, दूसरा डॉक्टर्स, और तीसरा इसकी दवाई जो रिटेलर्स रखते हैं, इन सब के साथ चर्चा करके संज्ञान करके इसकी मार्केट साइजिंग करते हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, इस कीमत के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता है। तो इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च कि कौन सी वस्तु को कहाँ पर बेचा जाना चाहिए। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट है, आप थोड़ा वाराणसी बालाघाट में देखेंगे तो वहाँ की जो समोसा ही है और समोसा की जो तरी है या समोसा है तो एक अच्छी खासी मिर्च होती है उसके अंदर। वही थोड़ी सी बड़ी होटल में जबलपुर में जाएंगे और बॉम्बे में जाएंगे तो मिर्च का लेवल करीब करीब आधे से भी कम हो जाएगा, और वही चीज़ को और 5 स्टार होटल में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है यदि कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो इसमें मैं मिर्च डालूं या ना डालूं, तो ये डिसाइड करना होता है ये चलाना कहाँ पे, कितनी कीमत पे चलाना है चलेगा। तो इस सब विषय को कहते हैं मार्केट रिसर्च। ये बिजली बिल पे आपका ये चलता है एक्सिस माई इंडिया तो ये आप विज्ञापन देते हैं या बिजली के बिल और रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स और एलपीजी यानी इंडेन और एचपी के गैस बिल होते हैं, उसके ऊपर टेंडर प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रिंटिंग के और मार्केटिंग के राइट्स, एडवर्टाइजिंग राइट्स परचेज करते हैं और उसको जो है फिर एडवर्टाइजर्स को देते हैं। यदि आपको इन तीनों विषयों के ऊपर एडवर्टीजमेंट देना है तो एक्सिस माई इंडिया के पास ही आना पड़ेगा क्योंकि हमारे सोल राइट्स होता है। अच्छा, आपका एग्जिट पोल में महारथी हासिल है आपको, तो आप ओपिनियन पोल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल थोड़ा सा और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बताऊं कि ओपिनियन पोल है चुनाव के पहले का पोल और एग्जिट पोल है जब आपने वोट डाल दिया उसके बाद का। तो ओपिनियन पोल में क्या होता है कि हम किसी को भी जीतता हुआ दिखाएं, जीतता तो एक ही होगा और रहती 3-4 पार्टियां हैं, तो वो बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं कि आप हमको कैसे इतना दिखा दिए कम, हम तो जीत रहे हैं, आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, दुनिया भर के सवाल। यानी आपके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं
हर बार कोई ना कोई जीतेगा तो हर बार आपके 3-4 दुश्मन पैदा होंगे, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जब हमारे टीम मेंबर, हम उनको अमिट कहते हैं, एक्सेस माई इंडिया टीम, अमिट, वो जब जाते हैं तो जिनको हारता हुआ दिखाया था वो उनको टारगेट करते हैं। तीसरी जो चीज़ है कि हमारे ओपिनियन पोल या सभी ओपिनियन पोल को एक पब्लिक के द्वारा भी दूसरे अपने अपने लेंस, यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो बोलेंगे अरे ये तो बीजेपी के एग्जिट पोल है, यदि आप बीजेपी वाले हैं तो बोलेंगे कांग्रेस के एग्जिट पोल है। तो इससे अच्छा ये है कि हम ये काम ही नहीं करते इस, और एथिकली हम किसी ना किसी पार्टी की एडवाइजरी भी करते हैं तो उनके लिए भी ठीक नहीं है। यदि उनको हारता दिखेंगे तो मुश्किल, जीतता दिखेंगे तो दूसरे वाले को मुश्किल। तो इन सब से बचने के लिए हम केवल एग्जिट पोल करते हैं। जब चुनाव में वोट पड़ गए तो अब तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए। मगर इसमें भी तो थोड़ा आरोप लगता हो कई बार एग्जिट पोल में भी कि समझो रिजल्ट यदि उल्टा आ गया तो आपने उसके लिए किया। हाँ नहीं, बिल्कुल आरोप पूरा लगता है सब उसमें, यानी बिजनेस जो है अच्छा खासा रिस्क बिजनेस है। एग्जिट पोल की भी कहानी ऐसी है कि ये भी बचपन की यानी एक जो चली आ रही है वो चली कि नंबर से थोड़ा सा मेरा पर्सनल बहुत लगाव है। तो पिताजी जब भी मैं एग्ज़ाम दे के आता था तो घर में एक कैलेंडर होता है ना, तो उसमें दूध के हिसाब की जगह छुट्टी रहती, 4-5 लाइनें बनी होती हैं। उसके अंदर मैं आज यदि केमिस्ट्री का पेपर दे के आया तो लिख देता था इतने मार्क्स मिलेंगे, फिजिक्स का दे के सारे सब्जेक्ट के पेपर के मार्क्स लिख देता था। और जब रिजल्ट आता था, मार्कशीट आती थी तो पिताजी को मैच करके दिखाता था। तो नंबर से पुराना मगर ये इतना कैसे संभव है? मगर ये नहीं, यदि मैं साइंटिफिकली करें, मेथोडोलॉजी सही हो और नॉन बायस हो, यानी किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में दिमाग में पक्षपात का रवैया हो या किसी की तरफ झुकाव हो तो फिर ये करना मुश्किल है। तो जैसे आप एग्जिट पोल करते हैं तो जैसे चैनल के लिए करते हैं, है ना, तो इसमें आपको चैनल वाले पेमेंट करते हैं? जी, एग्जिट पोल जो होता है वो मीडिया हाउस के लिए करते हैं, चैनल के लिए करते हैं, वो पेमेंट करते हैं। और उसके पहले जो करते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लिए मीडिया पॉलिटिकल एडवाइजरी करते हैं, तो फिर उनके लिए करते हैं। तो ये जो एग्जिट पोल करते हैं आप, जैसे मतदान करके आदमी बाहर आता है तो उसी समय आप उसका आकलन करते हैं या बाद में आप घर घर जाके? ये डिपेंड करता है। यदि चुनाव एक फेस का है और उस एक फेस का मतलब है जिस दिन चुनाव हुए, वोटिंग हुई, उसी दिन यदि एग्जिट पोल करना है, एक ही फेस का है, तो फिर तो वही जो आपने बताया कि जो मतदाता बाहर आ रहे हैं उनके साथ बात करके और शाम को एग्जिट पोल देना है। लेकिन यदि मल्टीपल फेस में है, 4-5 फेस में, 3 फेस में, तो आज चुनाव हो गए फर्स्ट फेस के, तो अब कल से काम शुरू कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले फेस तक इस फेस का काम खत्म हो जाए। उसको पोस्ट पोल स्टडीज कहते हैं, वो घर पे जाके करते हैं। तो फिजिकली आप बात करते हैं या मोबाइल से या उससे? इलेक्शन और वोटिंग ऐसा मसला है, कॉन्फिडेंशियल मसला है, जिसके अंदर कोई भी फ़ोन पे ऑनलाइन पे कभी किसी को अपनी राय या क्या किया उसने कभी नहीं बताएगा। तो ये 100% फेस टू फेस घर घर जाके ही करना पड़ता है। तो कितने लोगों की टीम आपकी इसमें काम करती है? करीब पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 1500 लोग हैं आज की डेट में, लगातार बढ़ते रहते हैं। और जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 19 में जो है वो 700 लोगों ने करीब काम किया। और एक दिन में उस समय हम लोग 30,000 इंटरव्यू पर डे कर रहे थे। जनरल इलेक्शन के समय 30,000 इंटरव्यू पर डे। टोटल सैंपल साइज था 7,42,000 लोकसभा में। फिर भी मतलब सैंपल साइज तो कम होता है, तो इसमें रिजल्ट की क्यूरे मतलब एग्जैक्ट कैसे फिर इतने कम लोगों में बैठता है? नहीं, देखिए उसका 0.1% होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। उसका मतलब यह है कि हम देखिए 2 लाख जनरली मध्य प्रदेश की बात कर लें तो एक विधानसभा में 2 लाख वोटर होंगे, तो हम 0.1% करीब 200 लोगों से बात करते हैं। यानी कि 1,99,800 लोगों से हमने बात नहीं की तो उस विधानसभा के कैसे एक्यूरेट बैठता है? सिर्फ 200 लोगों में वो मैं बताता हूं। ये संभव कैसे है? ये संभव ऐसे है, लोगों को तो ये लगता ही होगा ना, तो इतने लोगों से सैंपलिंग की है, क्या सच्चाई रहेगी इसमें? बिल्कुल सही है। यानी हर आदमी ये कहता है अरे हमसे तो कोई बात ही नहीं की किसी एग्जिट पोल वाले ने। तो अब आप ये देखिए 0.2%
केवल 200 लोगों से, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग कहते हैं। तो आपको साधारण देसी भाषा में बात बताऊं तो जब आप चावल बनाते हैं, महिलाएं चावल बनाती हैं, तो एक चावल का दाना लेके देख लेते हैं चावल कितना पका है नहीं पका है। तो यदि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग का मतलब ये होता है जो सांख्यिकी, जनसांख्यिकी जिस अनुपात में है आप उस अनुपात में लें। यदि 100 सैंपल लेना है और यदि एज ग्रुप के 18 से 25 के 15% लोग हैं, 25 से 35 के दूसरे 25% लोग हैं, तो उसी अनुपात में लें। साधारण भाषा में जो जिस जाति, जैसे बालाघाट में मान लिया जाए वाराणसी में करीब 25-30% पवार है, तो 100 में से 30 सैंपल पवार जाति का लेना पड़ेगा। दलित यदि 10% है तो 10% दलित का लेना पड़ेगा, 10 सैंपल 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। जनरल कास्ट जो है करीब दूसरे 15% है तो 15 लोगों से बात करनी। ओबीसी जो है 40% है तो 40% से बात करनी पड़ेगी। तो आपने यदि उसी अनुपात में यदि बात की है तो फिर आपका रिजल्ट आना बहुत करीब का मामला हो जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहता था मैं, एग्जिट पोल का आखिर औचित्य क्या, उद्देश्य, आखिर रिजल्ट तो आने ही है 4 दिन बाद जी है, तो ये जबरदस्ती की इतनी उठापटक भ्रांति और ये बिल्कुल इसमें भी क्या कोई? हाँ बिल्कुल, इसमें साइंस है और कारण है इसका बहुत बड़ा। यूं ही कोई पैसे नहीं खर्च करता, उसका कारण है कि रिजल्ट जो आने वाले हैं 3 दिन के बाद, बल्कि 4 दिन भी नहीं लगते, ज़्यादा करके 3 दिन के बाद आ जाते हैं पोलिंग होने के। तो काउंटिंग के दिन ये पता चल जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कौन जीता कौन हारा, ये तो आपको सबको दिख गया, पता चल गया। एग्जिट पोल इसीलिए किया जाता है कि किसने भी, जिसने भी जिस भी पार्टी को वोट किया है वो उसमें क्यों छुपा हुआ है, क्यों वोट किया, उसने इसी को वोट क्यों किया, उसको क्यों नहीं वोट किया। तो जो क्यों होता है, आपकी जो लाइफ है जो पूरी की पूरी, उसके अंदर वाट बड़ी बात, क्या बड़ी बात नहीं है, क्यों बड़ी बात है। आप खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं, आपको यदि मूवी देखने जाते हैं तो क्यों जाते हैं, आप किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं, नया मोबाइल खरीदना है तो क्यों खरीदना है। जब तक आपके पास इस क्यों का जवाब नहीं है आप वो काम करेंगे ही नहीं। तो ये क्यों तो ओपिनियन पोल में भी आ जाता है। नहीं, क्यों ओपिनियन पोल में अभी उसने वोट किया नहीं ना, उस समय संशय की स्थिति होती है। पूछा जाता है क्यों करेंगे आप वोट, इसको हाँ वो बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन उसने किया नहीं है। बट ओपिनियन पोल में जैसे मैंने बताया दूसरी समस्याएं ज़्यादा है। नहीं वो तो ठीक है, आपने बताया दूसरी समस्या। एग्जिट पोल में काम पक्का हो गया 100%, उसमें एक रात के पहले उसका निर्णय बदल भी सकता है, बट एग्जिट पोल में तो बदलने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, ओपिनियन पोल में तो ये भी संभावना रहती है ना कि मतलब फ्लोटिंग वोट बदल जाते हैं फिर ओपिनियन। वही मैं कह रहा हूँ आपको, वो बदल सकता है। जब आपने ओपिनियन पोल में उससे बात करी है और चुनाव भी 1 महीने बाद है, 15 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पार्टियां जो जातिवाद के आधार पर प्रत्याशी खड़ा करती है और मतलब उसमें योग्यता नहीं देखी जाती जनरली, और या तो जातिवाद देखेंगे या और भी दूसरी चीज़ें, मगर योग्यता गौण हो जाती है। नहीं, ऐसे नहीं है। क्या होता है कि आप इंडिया का कंस्ट्रक्ट समझिए, आज से नहीं 200 साल 500 साल पहले से, पहले वर्ण व्यवस्था थी, तो जातिगत व्यवस्था बनी हुई है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो कोई भी जो नेता, नेता कौन है, नेता एक जन प्रतिनिधि है, उसको उनका प्रतिनिधित्व करना है। तो एक नेता या प्रतिनिधि अपने लोगों की संस्कृति, आचार व्यवहार, विचार, भाषा, ज़रूरतें, मुसीबतें ना समझे तो वो फिर किस बात का नेता है। तो यदि जातिवाद में ऐसी मुझे कहीं कोई बुराई नहीं लगती कि भाई मेरी जाति का आदमी, यदि मैं जातिवाद बुराई नहीं मान रहा, मगर उस जाति में कोई मतलब नहीं, मैं योग्यता पे आ रहा हूँ अब आपके लिए। तो उसी जाति के अंदर जिसका कि बड़ा अनुपात है, कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टी की उसको ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उसके अंदर योग्यता की तलाश की जाती है। वो भी एक अच्छी खासे बड़ा नंबर होता है ना, उसके अंदर योग्यता की तलाश की जाती है। तो वो पहले ज़माने में ज़रूर होता था कि डायनेस्टी या परिवारवाद के चलते चुनाव ज़्यादा करके चलते रहते थे। अब वो धीरे धीरे कम होते होते करीब करीब बहुत ही हाशिए पे पहुंच गया, जबकि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से जो परिवारवाद वाली विषय था वो धीरे 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 करके अब करीब करीब बहुत ही निचले स्तर पर आ गया। नहीं, परिवारवाद ठीक है, मोदी जी का परिवार में परिवारवाद नहीं है, मगर मोदी जी की पार्टी में तो परिवारवाद है।
नहीं, बिल्कुल परिवारवाद है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो उसकी एक शुरुआत होती है, उसके जो रिजल्ट आएंगे, जैसे जब आप एक पौधा लगाते हैं तो यदि फल की आप कामना कर रहे हैं तो उसको फल वाला जो पौधा है कम से कम 10 से 15 साल देने पड़ते हैं उसको। हाँ, यदि आपको फूल चाहिए तो वो शायद आ सकता है 6-8 महीने में, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। बीजेपी के अंदर भी अच्छा खासा परिवारवाद है, बट दूसरे पार्टियों के मुकाबले बहुत कम है। एक चीज़ और पूछा था, जब वोटर वोट देता है, मतलब प्रत्याशी को 3-4-5 प्रत्याशी होते हैं, किसी की कुछ योग्यता होती है, किसी की कुछ योग्यता होती है, तो वोटर कई, जैसे लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है एक बार, मतलब विधानसभा में तो फिर भी प्रत्याशी को कुछ लोग पहचानते होंगे या जानते होंगे, हाँ करीब से, उस नाते भी मतलब उसकी योग्यता को जानते हुए उस आधार पर वोट करते होंगे। लोकसभा में तो जनरली कोई आम मतदाता प्रत्याशी से उतना परिचित नहीं होता, तो जो लोग वोट डालते हैं या तो वो पार्टी आधार पर डालते हैं या फिर जो नेतृत्व होता है, जैसे कि मोदी जी का नेतृत्व है या शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व है, उनको देखते हुए वोट डालता है, प्रत्याशी को देखते हुए वोट नहीं डालता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो लोकसभा का दायरा होता है वो करीब, ये दोनों के लिए पूछ रहा हूँ मैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों। नहीं, विधानसभा में भी विधानसभा क्षेत्र का अपना दायरा जो होता है, कह लीजिए 25 से 30 किलोमीटर के बीच का सर्कल के अंदर, और लोकसभा कह लीजिए 100 किलोमीटर का दायरा होता है। तो आज के ज़माने में जब कम्युनिकेशन का ज़माना आ चुका है, अब लोगों को ये पता है कि जो हम वोट करने जा रहे हैं, यदि राज्य का चुनाव है तो मुख्यमंत्री को हम अल्टीमेटली थ्रू विधायक के रूप में निर्वाचित करने जा रहे हैं, और यदि लोकसभा का चुनाव है तो MP सांसद के मार्फत प्रधानमंत्री का चुनाव। फिर भले 5 साल पूरे वो अपने जनप्रतिनिधि को गाली देते रहे। तो इसी के चलते अब आप ये देखेंगे कि जनता बदल देती है। जनता जो है, अब वो पुराने ज़माने में होता था, अच्छा 5 साल के बाद आ रहे हो, हमको चुनाव आ गए इसलिए आ रहे हो। अब जो है जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में उपस्थित रहना पड़ता है। अब वो ज़माने चले गए कि आप वहाँ गए भी नहीं। आप ये देख लीजिए कितने बड़े बड़े नेताओं की हार हुई है पिछले दिनों, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वो सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने ये मान लिया कि हम तो हर बार जीतते हैं और जाने की क्या ज़रूरत है हमको। दूसरा एक और बोल रहा था मैं, जैसे आम जनता रहती है जिसको जो समस्या रहती है, वो अधिकांशतः मैं देखता हूँ, खासकर मैं अपने ज़िले में तो देखता हूँ, दूसरी जगह का पता नहीं, वो मीडिया पे ज़्यादा निर्भर होती है। यदि कोई समस्या है तो मीडिया पे। तो मैं उनको बोलता हूँ, तुमने अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुना है? आपकी ये समस्या है, प्रशासन हल नहीं कर पा रहा है या फलाना डिपार्टमेंट हल नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने जनप्रतिनिधि जिसको आप वोट दे रहे हो, जो आपके दरवाजे पे आता है और बोलता है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा 5 साल और आपकी सारी समस्याओं का निदान करूँगा जो उचित है, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते? मगर वो जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाते, बल्कि दूसरे चीज़ों में, मतलब दूसरी जगह वो अपना भटकते रहते हैं। जहाँ पर यदि जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों का जुड़ाव ना हो, लोगों की पहुँच के बाहर होंगे, आप पाएंगे वो जनप्रतिनिधि का नेक्स्ट चुनाव में जीतना मुश्किल है। दूसरी उम्मीद जनप्रतिनिधि के बाद मीडिया की दिखती है, क्योंकि मीडिया का, मैं भी मीडिया का हिस्सा हूँ, तो मीडिया का मतलब ही यह है कि जनप्रतिनिधि के ऊपर मीडिया दबाव डाल सके ताकि वो काम कर सके। तो मीडिया का अपना एक रोल है जो कि बिल्कुल जनता सही है मीडिया तक पहुंचाती, क्योंकि मीडिया का काम है जनप्रतिनिधि के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, लोगों की बातों का प्रचार प्रसार करना ताकि वो उसकी बात सुनने के लिए बाध्य हो। यही मीडिया का रोल है। चलिए, मीडिया का रोल आपने बता दिया। आज मीडिया क्या इतनी स्वतंत्र है कि आज जो जनप्रतिनिधि, सक्षम जनप्रतिनिधि है, उस पर यदि मीडिया हाउस, मतलब जो जिनाइन बात है वो बोले, उस पर आरोप लगाए, वो मीडिया हाउस पर टेढ़ी नज़र फिर होती है या नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल टेढ़ी नज़र दोनों, मीडिया का काम करता है और नेता का काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि नेता चाहेंगे कि वो जो मीडिया बातें हैं उनके अनुकूल दिखाए, उनके हिसाब से दिखाए, लेकिन ये मीडिया के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसके मीडिया यदि निष्पक्ष नहीं है, निर्भीक नहीं है, तो फिर उसको मीडिया लाइन में रहने का मुझे नहीं लगता कोई अधिकार है। अच्छा, चूँकि आप बालाघाट जिले से हैं, तो क्या यहाँ के राजनीतिज्ञों भी आपसे कुछ संपर्क करते हैं कि नहीं, हमारे लिए संपर्क भी तो कुछ आप सैंपल कर दीजिए? देखिए,
चूँकि हम यहाँ के ज़मीन के हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, इतनी निकटता है। जैसे मैंने बताया, पिताजी के पास भी उस समय जो जनप्रतिनिधि होते थे, जब वो कांग्रेस 60s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्चस्व था, उस समय भी पिताजी के पास एडवाइजरी के लिए लोग आते थे और उन्होंने निर्दलीय को भी चुनाव जितवाया हुआ है खैरलाल जी से। और अभी तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक लोग आते थे, भाषण लिखवाते थे, कविता लिखवाते थे, स्लोगन लिखवाते थे और परामर्श लेते थे। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, शुरू से ही जो है मैंने देखा हुआ है सबको। और एक चीज़ और बता दूँ, पिताजी ने महात्मा गांधी जी के साथ सेवाग्राम वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग वर्धा डिस्ट्रिक्ट के हैं बेसिकली, अच्छा, वहाँ पर भी काम किया हुआ है उन्होंने। तो वहाँ से लेके यहाँ तक लगातार जनप्रतिनिधि जो है वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं और चर्चा ज़रूर करते हैं। जैसे सभी मीडिया के साथ चर्चा करते हैं देश विदेश की, और अपने लोकल क्षेत्र की तो जानकारी मुझे कम रहती है, लेकिन हाँ, चर्चा तो ज़रूर करते हैं, सलाह तो ज़रूर करते हैं। आपने मोदी जी के विषय में भी कुछ लिखा है किताब में जी, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप मोदी भक्त कुछ ज़्यादा हैं। देखिए, बस वही बात है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब मुझे फ़ोन आया और बताया उन्होंने मुझे कि मोदी एट 20, क्योंकि मोदी जी के पिछले साल 2021 में 20 साल हुए एस सीएम और एस पीएम, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे जो बताया पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, कि विभिन्न क्षेत्र के 20 अलग अलग पर्सनालिटियों से चर्चा की जा रही है और उनकी राय मोदी जी के बारे में, उन क्षेत्रों के बारे में जिसको वो बिलोंग करते हैं, उसके ऊपर आपको एक चैप्टर लिखना है। तो उसमें मैं बताऊं आपको कि सुधा मूर्ति जी जानते हैं आप, इन्फोसिस, उसके बाद नंदन नीलेकनी, उसके बाद उदय कोटक जी, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा, उसके बाद अजीत डोभाल, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, निपेंद्र मिश्रा जी, जयशंकर जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अमित शाह जी, तो इस तरह पीवी सिंधु, लता मंगेशकर, इन सब का एक एक चैप्टर के लिए अप्रोच किया गया। तो मुझे भी किया गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया 20 साल में, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा। चूँकि मेरा सब्जेक्ट इलेक्शन है, तो मेरा सब्जेक्ट था इलेक्शन एंड इलेक्शनरिंग चेंज बाय मोदी फॉर एवर। तो उसके चलते जो है मुझे चैप्टर लिखने कहा गया और मैंने खुशी से चैप्टर लिखा। अब समझने वाले के अपने विवेक के ऊपर है कि वो मोदी भक्त समझे या जो भी समझे। और जहाँ तक रह गई, सब पार्टियों के साथ हम लोग काम करते हैं। अच्छी बात ये, इसीलिए हम ओपिनियन पोल नहीं करते, कि मैं आपको बताऊं कि जितनी भी पार्टी हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, मुझे नहीं लगता उनके जो सर्वोच्च नेतृत्व है उसके साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे सबसे बड़े जो फैन तो नहीं कहूँगा, चाहने वाले जो हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने मुझे ऑन एयर कहा कि प्रदीप जी, मैं आपको फॉलो करता हूं और मैं आपसे बहुत ही तवज्जो रखता हूं आपकी सारी की सारी बातों का, और आपका जो भी एनालिसिस होता है उनको बड़ा पसंद आता है। अब आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप देश की बड़ी समस्याओं में 2-3 समस्या बड़ी किसे मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में एजुकेशन, खासकर राइट एजुकेशन। दूसरी बड़ी समस्या है ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का पानी। और तीसरी बड़ी समस्या है जो अभी पिछले 1-2 साल से ज़्यादा मात्रा में आई है, वो है महंगाई। ये 3 बड़ी जो है समस्याएं हैं। बेरोजगारी तो ऐसी विषय है ना, देखिए आप समझिए बेरोजगारी का मतलब क्या है। बेरोजगारी तो आज तो है ही, अमेरिका की भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, यूके की भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, इंडिया की भी सबसे। बेरोजगारी के संदर्भ में एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है, मैं चूंकि बिजनेस चलाता हूँ अच्छा खासा, तो काम की कहीं पर कोई कमी नहीं है।
कमी किस बात की है कि हर आदमी चाहता है कि काम मेरी इच्छा के अनुसार हो, वो मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो काम है वो तो काम ही की तरह से होगा। यदि आपको इलेक्ट्रीशियन का काम करना है तो वो इलेक्ट्रीशियन की तरह से होगा। यदि कोई आदमी बोले नहीं मेरे लिए इलेक्ट्रीशियन का काम मैं इतना ही करूँगा, इतना नहीं करूँगा, तो वो जो समस्या है वो आज की सबसे बड़ी समस्या है। और ख़ासकर अब चूँकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के ज़माने में दिक्कत ये हो गया है कि अब हर आदमी हर चीज़ को देख पा रहा है। कोई कहीं भी हो, कोई छोटे से छोटे गाँव में हो, छोटी से छोटी जाति में हो, गरीब हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ों को उसके सामने है। उसके सामने इतना बड़ा दायरा है कि उसको क्या करना चाहिए, तो वो अपनी एक राय और इच्छा बना लेता है, हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जो आप करना चाहते हैं क्या आप उसके सक्षम हैं? वहीं तो आपको जॉब मिलेगा जिसके आप सक्षम होंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार को आप कहाँ देखते हैं? भ्रष्टाचार तो पहले भी था, आगे भी है और आगे भी रहेगा। सवाल ये उठता है कि उसका लेवल और उस किस स्तर पे, स्तर बहुत बड़ी चीज़ है कि आप दूध में पानी मिल रहा है या पानी में दूध मिल रहा है। तो आज क्या मिल रहा है? आज 50-50 है। अच्छा, ये जो वोटिंग होती है ईवीएम से या बैलेट पेपर से, आप किस मतलब क्या सही मानते हैं? ईवीएम में देखिए, पहले के ज़माने में आप ये कितना सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, यानी पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। सारे जो भी असामाजिक तत्व, गुंडे कह लीजिए या पार्टी के लोग कह लीजिए, कहते थे बस सारे वोटरों को कह देते थे कि आपका वोट पड़ चुका है, आप घर चले जाइए अपने। फिर रास्ते में जब बैलेट पेपर आते थे तो उसको भी वो लूट लेते थे और पेटियां बदल देते थे। तो बहुत से लोग, आप उसके चलते चुनाव में लोग वोटिंग करने बहुत कम लोग जाते थे। पहले जब बात करें 60-70s की तो 50% के आसपास आंकड़ा था। अब 19 के चुनाव में वो 67%, यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा वोटर टर्नआउट आया। ये ईवीएम की बदौलत ही संभव आया है और ये बड़ी तेज, बड़ी निष्पक्ष और फास्ट, जैसे टेक्नोलॉजी आप उसका वैसे ही देख लीजिए। जो आप पुराने ज़माने के टेलीफोन थे जो आप डायल करते थे लैंडलाइन, और जो अब मोबाइल है, बस उतना ही अंतर है। अच्छा, अभी राहुल जी की यात्रा चल रही है, राहुल गांधी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इससे कुछ कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगा या उसका कोई मतलब सुखद परिणाम होगा या कुछ मतलब या राष्ट्र हित में कुछ होगा? देखिए, राष्ट्रहित तो एक अलग विषय है। सबसे पहली ज़रूरत तो कांग्रेस पार्टी की जो दशा है आज की डेट में, राष्ट्रहित में इसलिए बोला कि कल को समझो वो सत्ता में आते हैं और वो जनता के बीच है, मतलब एक एक गली मतलब छान रहे हैं, तो वो जनता की समस्या से रूबरू जो होंगे, तो क्या इस चीज़ का उनको वो रहेगा? नहीं, बिल्कुल। जो यात्रा करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जनता के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है राहुल गांधी के लिए, खासकर क्योंकि उनके ऊपर ये टैग लगा रहता था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, हर थोड़े दिन में विदेश चले जाते हैं। ठीक है, उनको ज़मीन से वो बहुत दूर है, निर्णय लेने की इसके लिए उनको पर्याप्त अनुभव नहीं है, और उसके चलते पूरे के पूरे जो उनके सीनियर लीडर्स थे उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसी के चलते आपने देखा पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 18 के चुनाव में ही जब कांग्रेस की जीत हुई तो उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को और वहाँ पर गहलोत, राजस्थान में गहलोत साहब को चुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के अगेंस्ट। वो इसी का निर्णय है। यदि कि वो यात्रा पहले हो गई होती थी तो राहुल गांधी को शायद ये आइडिया अच्छा खासा आ जाता था कि आगे आने वाला समय युवा का है, यूथ है। क्योंकि किसको नहीं पता है कि जो देश में 35 साल से कम उम्र वाले लोग 65% है, और आप यदि यूथ को नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? आपका एक डांस वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ है। तो क्या बात, मतलब एकदम अब नहीं, क्या होता है कि उस समय जो डांस की जो बात कह रहे हैं आप, वो दिल्ली इलेक्शंस के समय का है। अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, और जब एक आंकड़े जो है हमने उस समय आम आदमी पार्टी को 62 से 68 सीटें दी और बीजेपी को 0 से 9 सीट दी, 0 से 8 सीट दी। यानी हम
ये कह रहे थे कि बीजेपी 70 में से केवल 2 सीटें भी जीत सकती है। जैसे आपने कहा ना अभी कि बीजेपी के वक्त वाली बात, तो फिर ये कैसे संभव हो सकता। तो जब रिजल्ट जो है 63 सीटें आई तो एक स्टूडियो में माहौल बन जाता है कि यार इतना सटीक आ गया। कोई ने भी 60 के ऊपर तो आम आदमी पार्टी को नहीं दिया था, सबने 40, 45, 48 तक दिया था। तो एक माहौल बनता है और चैनल में एक बोलते हैं ना कि जब आप जीतते हैं तो एक जश्न का माहौल होता है और जब जश्न होता है तो पैर थिरक जाते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन में है, अभी वह चुनाव होने जा रहे हैं हिमाचल के और गुजरात के जी, तो इसमें कुछ बताएंगे? नहीं, दोनों जगह पे स्थितियां ऐसी है कि हिमाचल में पिछले 30 साल की बात कर लें तो ज़्यादा करके हर बार सरकार बदल गई है, चेंज हो जाता है, बट ये ट्रेंड अब धीरे धीरे बदलते आ रहा है और वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी फाइट है और रहती है ट्रेडिशनली। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, वो कितनी सफल हो पाती है वो समय बताएगा। और गुजरात की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इससे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। 80 सीटें जीती थी गठबंधन में बीटीपी के साथ, तो और मिड मार्क जो है 92 होता है और बीजेपी ने 99 सीटें जीती। तो लोगों को ऐसा लगा था कि अब 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई। इस चुनाव की बात करें तो बीजेपी की सरकार 27 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में फटीक फैक्टर आना, ऊब जाता है आदमी एक ही तरह की सरकार, एक ही तरह की पार्टी देख के। तो कांग्रेस से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, बट उस उम्मीद को बाईपास करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना सर्वोच्च वहाँ पर झोंक दिया है। आप ये देखिए कि केजरीवाल हर सप्ताह में 2 से 3 दिन गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है और पहली बार आम आदमी पार्टी आ रही है तो एक समय लगता है। पंजाब में भी 13 से चालू करके 22 में वो सरकार बना पाए, 17 में भी जो है उनको 20-21 सीटें आई थी। तो प्रदेश काफ़ी बड़ा होता है, लोगों को जानने समझने में समय लगता है। यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 20% से ऊपर वोट प्रतिशत गया तो बीजेपी की रास्ता बड़ी आसान हो जाएगी। अब अंत में आपसे काफ़ी चर्चा हुई, तो अंत में मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आप बालाघाट से युवा अवस्था में ही निकल कर आप इतने कम समय में आपने इतनी उपलब्धि हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बालाघाट ज़िले के युवाओं के मार्गदर्शक के रूप में आप उनके लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसमें आपसे एक गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन में जो मेरा अनुभव है मैं अपने बारे में ही बता सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए ज़रूरी है। एक है फोकस और दूसरा है आपका कोई गुरु होना चाहिए। ये यदि 2 चीज़ें आपके पास है, फोकस मतलब ऐसी चीज़ है, यदि आपका फोकस है तो हार्डवर्क, डेडिकेशन वो सब अपने आप आ जाएगा, लगन सब कुछ आ जाएगी। और फोकस से मतलब ये होता है कि जब माइन्यूट, जब बेस्ट फोकस क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ का निशाना लगा रहे होते हैं तो आप ये देखिए ऐसे करते हैं, एक आंख आपको बंद ना करें तो आप किसी चीज़ का निशाना भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी बेशकीमती चीज़ है आँखें, वो एक आँख को भी आपको बंद करना है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है जब टारगेट की बात है। तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि गुरु से तात्पर्य ये होता है कि माँ बाप भी गुरु होते हैं और गुरु यानी जो अपने टीचर हैं वो तो है ही है गुरु। और हर कदम पे, हर समय पे यदि आपका गुरु है जो आपको उस समय उस विषय पे मार्गदर्शन दे पाए तो आप बहुत तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। यदि आप गूगल को गुरु बना के रखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड गाइडेंस। तो आप इन्फॉर्मेशन तक रहेंगे तो बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे, जो गूगल इन्फॉर्मेशन है उसके आगे नहीं जा पाएंगे। और गुरु का तात्पर्य ये होता है कि पुराने ज़माने में माँ के जो सारे विषय थे वो माँ उसके बारे में बताती थी, जो पिताजी के जो विषय हैं वो पिताजी बता रहे हैं, जो गुरु के अलग अलग टीचर्स के जो विषय हैं वो बताते थे। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही तो करेगा। यदि डॉक्टर का काम आप किसी इंजीनियर को लगा देंगे तो कैसे काम होगा? तो इसीलिए गुरु का मतलब ये होता है वो जिस चीज़ के गुरु हैं, जिस चीज़ की आपको कोचिंग कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको सही सलाह देंगे।
आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि आप गूगल पे ज़्यादा जो निर्भर होते हैं आज के बच्चे। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है। तो एक और चीज़ बस मैं बताना चाहूँगा जो काफ़ी चल भी रहा है कि आज के ज़माने में लोग जो हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन, सूचना अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। लोग कनेक्शन को रिलेशन समझ रहे हैं। आप किसी से कनेक्ट हो गए सोशल मीडिया पे या रूबरू हो गए तो वो कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट अपना समय लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके कोई रिलेशन बनता है और रिलेशन ही आपको खुशियाँ देते हैं, और तो कोई नहीं देता। तीसरी जो चीज़ होती है उसके अलावा वो होता है कि आप कंफर्ट को हैप्पीनेस समझ रहे हैं। उस दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो कंफर्ट आज आपको किसी चीज़ में मिल रहा है, जैसे बोलते हैं कि एसी में बहुत अच्छा लगता है, बट अब आपने कोरोना काल में देख लिया कि आप जितना धूप में रहेंगे उतना डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए वो सबसे अच्छा है। तो कंफर्ट को हैप्पीनेस ना समझें, तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप खुश भी रहेंगे और सफल भी होंगे। तो धन्यवाद प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी मार्गदर्शन भी हमारे ज़िले के लोगों को मिलेगा। और आप चूँकि इतनी ऊंचाई में जाने के बाद भी आप बालाघाट की ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आप बालाघाट निरंतर कम से कम साल में एक बार आते हैं और आप अपनी भूमि को भूले नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने मुझे चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए उमेश जी और प्रथमेश ग्रुप का मैं आभारी हूँ। थैंक यू।